the application of derivative जैसा कि अपन ने किसी भी कर्व का dy बाई डी एक्स निकालना सीखा है कि उसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसी के एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट एप्लीकेशन अपन बात करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल की। है ना? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे आपके पास ये कोई भी कर्व है जिस कर्व की आपको लोकस यानी कि इक्वेशन गिवन है और उस कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट P है जिसका अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर यानी कि पोजीशन यानी कि आप कह सकते हो कि कोऑर्डिनेट अगर पता है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व पे लाई करने वाले उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टेंजेंट की इक्वेशन और इस नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ पे बहुत आराम से लिख सकते हो। जैसा कि अगर ये कर्व 2 डिग्री इक्वेशन था, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए कैपिटल T बराबर 0 कॉन्सेप्ट को यूज डायरेक्टली कर सकते थे। अगर कोई भी कर्व है तो उसके लिए ये हमेशा इज अ मेथड एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट P ऑफ अल्फा कॉमा बीटा पे इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल अगर लिखना है तो ऑब्वियस है उस लाइन का आपको पासिंग थ्रू द पॉइंट तो फिगर में दिखाई दे रहा है या आप सिंपली फील कर सकते हो अल्फा कॉमा बीटा। तो ऑब्वियस है अब आपको उसके किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लोप की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे द स्लोप ऑफ इज अ टेंजेंट कैलकुलेट करोगे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करोगे और वो कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली उस कर्व का इज अ dy by dx यानी कि y विथ रिस्पेक्ट टू द x डेरिवेटिव निकालोगे और आपको पता है कि इस dy by dx में जब मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सब्स्टिट्यूट करूंगा तब जाकर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P अपन को मिलेगा। तो जैसा कि ये स्लोप अगर है और पासिंग थ्रू द पॉइंट अपन को पता था तो हम बहुत आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की यहां पर बात कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि y माइनस बीटा इज इक्वल द dy बाई dx ऑफ एट अल्फा कॉमा बीटा पर इज होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फा। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सिंपली आपका टेंजेंट हो गया। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा बच्चे, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका इज अ माइनस इज अ इसी का रेसिप्रोकल यानी कि dx अपॉन dy की एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। लेकिन जो भी हम डेरिवेटिव की वैल्यू चाहे टेंजेंट के लिए चाहे नॉर्मल के लिए लेंगे उसमें उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पे टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन द कर्व इज अ प्लॉट किया जा रहा है, तब जाकर आपको ये जो न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा वो आपको स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट या नॉर्मल प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। तो आप सिमिलरली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख सकते हो बच्चे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका सिंपली हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वेट विथ स्लोप यानी कि माइनस का dx अपॉन dy, ये कॉमन सेंस है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी कि ये नंबर अल्फा कॉमा बीटा पर इंटू x माइनस x1 यानी कि अल्फा। तो ये आपको सिंपली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन ये तब जब आपको उस कर्व पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होगा। समटाइम्स ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो उसमें आपको x कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, तो कर्व में पुट करके y कोऑर्डिनेट की तब जरूरत पड़ेगी जब dy बाई dx
आपका इज वाई के टर्म में आ रहा है स्लोप निकालने के लिए, लेकिन टेंजेंट निकालने के लिए आपको इसकी इस तरीके से जरूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये एक कॉन्सेप्ट था, सिंपल था यहां पर। उसके अलावा एक वर्ड होता है सिंपल वर्टिकल टेंजेंट या वर्टिकल नॉर्मल, इस तरीके का जो वर्ड होता है कि एट पी पे अगर वर्टिकल टेंजेंट है तो सिंपल वर्टिकल टेंजेंट अगर है तो इसका मतलब कि वो लाइन वहां पर इज क्या है, इज वर्टिकल है। तो उस पॉइंट के लिए वर्टिकल टेंजेंट के पॉइंट पी के लिए आप वहां पर द कंस्ट्रेंट लगा दोगे कि dy अपॉन dx विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी को इक्वेट, ये कोई इक्वेशन तो नहीं बनी, तो उसके लिए आप कंस्ट्रेंट लगा दोगे the dy by dx is the dx upon dy is equate with simply 0, dx upon dy is equate with 0। ये सिंपल इक्वेशन है वर्टिकल टेंजेंट के लिए। मतलब आपको कहा जा रहा है कि इस गिवन ऑफ द कर्व पे, इस गिवन ऑफ द कर्व पे वो पॉइंट निकालो जहां पे डॉन टेंजेंट वर्टिकल है। तो आपने सिंपल इसका डिफरेंशिएट किया, उसका लिए dx अपॉन dy निकाला और उसको 0 से इक्वेट किया। एक x और y में वो इक्वेशन और एक कर्व की इक्वेशन को लेकर आप सिंपली एक इक्वेशन तो यही कर्व की इक्वेशन हो जाएगी और एक ये कंडीशन लेकर वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट P निकाल सकते हो जहां पे जो डॉन टेंजेंट है वो सिंपली आपकी वर्टिकल है। तो वर्टिकल अगर है इस तरीके से, अगर आपको कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालना है जहां पे आप कह सकते हो कि डॉन टेंजेंट आपकी हॉरिजेंटल है, अगर आपकी डॉन टेंजेंट हॉरिजेंटल है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर आपका dy by dx is equate with 0, इक्वेशन नंबर 1, और फंक्शन ऑफ x, y is equal the 0, इक्वेशन नंबर 2। इस 1 और 2 को अपन सिंपली सॉल्व करके इस वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट P निकाल सकते हैं। तो हॉरिजेंटल के लिए आपको सिंपली द dy by dx, हॉरिजेंटल टेंजेंट के लिए आपको dy by dx इज इक्वेट विथ क्या करना है 0, जो उससे आपको x और y में एक इक्वेशन मिलेगी, आप फील करो, और एक कर्व की इक्वेशन से और इन दोनों को सॉल्व करके वो ऑर्डर्ड पेयर आप निकाल सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? उसके अलावा अगर इक्वेशन लिखने की बात है, जैसे ही उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया तो यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट सिंपल x बराबर अल्फा हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इस पॉइंट का कर्व के ऊपर आपको y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और y बराबर बीटा, आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आराम से लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट इसी का उल्टा वर्टिकल नॉर्मल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल नॉर्मल हो सकता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक अच्छे से? उसके अलावा आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने की बात होती है जिसमें कर्व की इक्वेशन आपको इस पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन होती है। इस पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको इस कर्व गिवन होता है और कहता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस कर्व के ऊपर लिखो। पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन कर्व कहने का सिंपल सा यही मतलब है कि उस कर्व में x और y आपके सिंपली एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में गिवन होते हैं। x एज अ फंक्शन ऑफ सपोज t है और y एज अ फंक्शन ऑफ सिंपली t है। अंडरस्टैंड? तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म में बेसिकली ये t गवर्न करता है x और y कोऑर्डिनेट को। हम जैसे जैसे t बदलेंगे वैसे वैसे x और y बदलेगा। हर t के करस्पॉन्डिंग एक x और y का आपको यहाँ पर सिंपली ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। उस ऑर्डर्ड पेयर वो कर्व के ऊपर लाई करेगा और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट या नॉर्मल की बात करनी होगी। तो समटाइम्स आपको उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए सीधे t की वैल्यू दे देता है या पैरामीटर की वैल्यू दे दिया, तो आप फील कर सकते हो ओके पैरामीटर है यानी कि हम xy प्लेन में बात कर रहे हैं, तो उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे पुट किया
तो मेरे को x और y ऑर्डर्ड पेयर यानी कि अल्फा कॉमा बीटा उस पॉइंट P का आराम से पता चल गया। समटाइम्स हमें क्या दे रखा है बच्चे, उस पॉइंट P जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसका सपोज आपको एब्सिसा दे रखा है। एब्सिसा मतलब क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट। तो आपको अगर x कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप सबसे पहले जब dy बाई dx निकालोगे या उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो गिवन x को यहाँ पे पुट करके आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल जाएगी। उस t को यहाँ पे पुट करके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। और हो सकता है कि एक x पुट करने पे इज मोर देन 1 t मिले तो मोर देन 1 y करस्पॉन्डिंग मैपिंग से मिलेंगे, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं जिनके सेम एब्सिसा हो ऑन द कर्व। सिंपल सी बात होगी। अगर सिमिलरली आपको ऑर्डिनेट गिवन है तो उसको इक्वेट करके आप पहले t निकाले, उस t को यहाँ पे पुट करके उस करस्पॉन्डिंग पॉइंट का आपने एब्सिसा निकाला। अंडरस्टैंड? तो क्योंकि पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको जरूरत पड़ेगी। और जब आप पैरामीट्रिक फॉर्म को डिफरेंशिएट करते हो द स्लोप के लिए तो dy बाई dx अगर लिखते हो तो आपको याद होगा कि इसका डेरिवेटिव के लिए आप y को अलग डिफरेंशिएट करते हो, अपॉन में x को अलग डिफरेंशिएट करके दोनों को आपस में t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपस में आप क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। नाउ ये जो आपके पास dy बाई dx आप दिखाई दे रहा है एज अ फंक्शन ऑफ t, तो ऑब्वियस है इसमें हम ना तो x पुट करेंगे ना तो y पुट करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जब तक नहीं पुट होगा तब तक वो स्लोप ऑफ टेंजेंट या इसका रेसिप्रोकल विथ माइनस स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि आपको t गिवन था तो उसी t को यहाँ पे पुट कर दोगे तो dy बाई dx यानी कि स्लोप पता चल जाएगा टेंजेंट का और x और y पता चल जाएगा। आपको एब्सिसा गिवन है तो आपने t निकाला, उस t को यहाँ रखोगे तो स्लोप पता चलेगा, उस t को यहाँ रखोगे तो करस्पॉन्डिंग उस p1 का ऑर्डिनेट पता चलेगा। समटाइम्स आपको x और y दोनों दे रखा है तो ऑब्वियस है ये आपका t के टर्म में तो आपको t की वैल्यू की जरूरत है। बच्चे ध्यान से सुनना, x और y को यहाँ पे इक्वेट करने से जो इन दो इक्वेशंस इन द t में बनेगी उनको सॉल्व करने पे जो कॉमन t आएगा वही t यहाँ पे पुट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि एग्जामिनर ने x और y दोनों दे रखा है, यानी कि एक कॉमन t जरूर होगा जिसको यहाँ पे उस गिवन x को सब्स्टिट्यूट करने पे और गिवन y को सब्स्टिट्यूट करने पे दो अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करने पे एक कॉमन t आएगा। उस कॉमन t को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अंडरस्टैंड सभी को? अगर आपको एक वेरिएबल टेंजेंट की बात कहा गया है क्वेश्चन में तो वेरिएबल टेंजेंट के लिए आपने पॉइंट भी वेरिएबल कंसीडर कर लिया और वो पॉइंट आपने t के टर्म में ही कंसीडर कर लिया f ऑफ t कॉमा g ऑफ t। ये वेरिएबल टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग हो गई बात कि आपने एक पॉइंट t के टर्म में कंसीडर कर लिया इस कर्व के ऊपर और ये t के टर्म में ही स्लोप है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो इज अ y माइनस का g ओवर t इज इक्वल टू द g डैश t डिवाइडेड बाय f डैश t इज होल मल्टीप्लाइड बाय इज द x माइनस f ऑफ t। सिमिलरली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो मेरे बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे आपको मिल जाएगा y माइनस का g ऑफ t is equate with माइनस का f डैश t डिवाइडेड बाय g डैश t होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस का f ऑफ t। तो क्योंकि आपने t के टर्म में ही पासिंग थ्रू द पॉइंट ले रखा था और t के टर्म में ही आप सिंपली स्लोप निकाल लिए तो इस बात को यहाँ पर इस तरीके से आपने यूज कर लिया है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आपको टेंजेंट और स्लोप की बात करनी है, एक वेरिएबल टेंजेंट की बात करनी है किसी भी कर्व के ऊपर और उस पे अगर हम पॉइंट ले सकें f ऑफ t कॉमा g ऑफ t तो इस तरीके से आप प्रोसीड करते हो। अंडरस्टैंड सभी को? ना उसके अलावा फिर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि इज अ इक्वेशन ऑफ
tangent and normal from simply external point. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से गिवन कर्व के ऊपर आपको कहा जाता है कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बताओ। तो उस कॉन्सेप्ट में सिंपल, अब आप ये गड़बड़ी नहीं करोगे कि जैसे ये कर्व है और इस पे ड्रॉन टेंजेंट की हमसे बात कहा गया है इज अ फ्रॉम पी x1, y1। तो जनरली हम एक ही गलती करते हैं कि dy by dx निकाल के x1 y1 पुट कर देते हैं और उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन मैं बार बार इंफेसिस ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को dy by dx के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो चूंकि यहां पे आपको वो पॉइंट कर्व के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ये जो भी कर्व आपको दे रखा है, तो सिंपली आपने यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा इस तरीके से, या अल्फा कॉमा बीटा, जो भी आपको, या पैरामीटर के टर्म में कैसे भी एक पॉइंट, इस वेरिएबल पॉइंट इस पे आपने कंसीडर किया कर्व के ऊपर अल्फा वेरिएबल के टर्म में, वेयर अल्फा इज अ सिंपली पैरामीटर है। अल्फा इज सिंपली एक पैरामीटर है जो कि आपको अभी नहीं पता कि x1, y1 से ड्रॉन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो उस पॉइंट को आपने अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा कंसीडर कर रखा है। अब आपको हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉइंट हो, तो आपको अलग अलग पॉइंट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अल्फा पैरामीटर अपने आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा कंसीडर कर लेगा अगर उस पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट उस पर ड्रॉ की जा रही है तो, या पॉसिबल है तो। नाउ आपको ये पता है कि अल्फा एक पैरामीटर है, तो इसका जो स्लोप आएगा उसमें जब मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा तो वो भी आपको अल्फा के टर्म में होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट का जो यूज होगा, पहले आप पैरामीटर फॉर्म में या पैरामीटर के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, उसको पासिंग थ्रू द पॉइंट से सेटिस्फाइड कराकर आप अल्फा की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट या पासेस थ्रू द पॉइंट की बात हो रही है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, पैरामीटर के टर्म में। तो यहां पे हो जाएगा y माइनस एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा, यानी कि डिफरेंशिएट किया और x को अल्फा से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा। इसको अपन ने पासिंग टू द पॉइंट x1, y1 से सिंपली सेटिस्फाइड किया, तो ये आपका y1 माइनस एफ ओवर अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश अल्फा इज होल मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस अल्फा। x1 y1 आपको गिवन था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको सिंपली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आपको सिंपली किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। आप इस तरीके से फील कर सकते हो, या आप अगर ये x और y का मिक्सिंग फंक्शन है तो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कॉमा बीटा कंसीडर किया, और यहाँ पे अल्फा और बीटा में एक इक्वेशन और एक कर्व की इक्वेशन में अल्फा बीटा पुट किया, तो उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा निकाल सकते हो कि जहां से x1, y1 से जो ड्रॉन टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। तो जैसे ही आपको ये इक्वेशन फ्रेम हुई, वैसे ही आपने x1 इज अल्फा निकालकर ऊपर वाले इक्वेशन में अल्फा पुट कर दोगे, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट की अगर आपको बात करनी है, तो यहाँ पे आप स्लोप क्या कंसीडर करोगे? माइनस का 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, माइनस का 1 अपॉन एफ डैश अल्फा आप स्लोप कंसीडर करोगे, और फिर आप पासिंग टू द पॉइंट x1, y1 से उसको सेटिस्फाइड कराकर इज द प्रोसीड करोगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें एग्जामिनर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट की बात कहता है। इज सिंपली एक्सटर्नल पॉइंट से अपन को ड्रॉन टेंजेंट की यहां पे बात की जाती है। क्लियर सभी को यहां तक बच्चे अच्छे से?
तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल की बात एग्जामिनर करेगा। उसके अलावा फिर आपको आता है एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व। इसके लिए सबसे पहले अपन एंगल बिटवीन द टू सर्कल की बात करते हैं। एक स्पेशल केस की हम पहले बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द टू सर्कल। जब दो सर्कल एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जिनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2 वो आपका D के बराबर है, और रेडियस सपोज इनका आपको सिंपली इज R1 एंड R2 गिवन है। रेडियस इनका R1 R2 गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आपका D है। इस तरीके से तो एंगल बिटवीन द टू सर्कल में हमें बताया गया है कि दो कर्व के बीच का एंगल, यानी कि उन पे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ड्रॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और इस एंगल को यहां पर निकालने के लिए आप कहते हो कि इस पे ये नॉर्मल हो गई। इस कंस्ट्रक्शन सर्कल के केस में नॉर्मल उसके सेंटर से पासेस थ्रू लाइन हो जाएगी। तो अगर वन ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट अगर थीटा है, तो ये एंगल आपका यहां पर ये 90 तो ये थीटा, तो ये पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। इस ट्रायंगल में ये लेंथ आपकी R1 हो जाएगी, ये लेंथ आपकी R2 हो जाएगी, और ये लेंथ आपकी D हो जाएगी, और ये एंगल आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आप सिंपली यहां पे बात करोगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का D स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2R1 R2 इज इक्वेट विथ cos थीटा। इस cos पाई माइनस थीटा आपको लगाना चाहिए। आप कह सकते हो तो सर ये तो निगेटिव आएगा, लेकिन मैं कहूंगा थीटा एक एंगल है तो एक एंगल पाई माइनस थीटा है। इसका अगर अपन मॉड कंसीडर कर लेंगे तो ये आपको एक्यूट एंगल देगा बिटवीन द टू कर्व, जहां पे D उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें सर्कल में बताया गया है, एंगल बिटवीन द सिंपल टू सर्कल। वहीं पे एक स्पेशल केस की बात करते थे कि इफ द टू सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, अगर दो गिवन सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते थे तो cos 90 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो सिंपली आपको किसके बराबर मिल जाएगी, D स्क्वायर के बराबर होगी। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आपका सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, D स्क्वायर के बराबर होगा। या अगर आपको दो जनरलाइज फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन गिवन होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g1x प्लस 2 का f1y प्लस c1 इज इक्वेट विथ 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g2x प्लस का 2f2y प्लस c2 बराबर 0। अगर ये दो गिवन सर्कल की इक्वेशन है जो कि एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर एंगल निकालना है तो रेडियस और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल के ये फॉर्मूला अगर एग्जामिनर ने दे रखा है कि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर D स्क्वायर का ये रिजल्ट लगा देने पे द ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 का होल इज इक्वल द C1 प्लस C2। इस तरीके का ये रिलेशन आपको यहां पर मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलरली सर्कल का कॉन्सेप्ट था जो कि यहां पे बताना था, एंगल बिटवीन द टू सर्कल। तो ये बात क्लियर है कि एंगल बिटवीन द टू कर्व, यानी कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उनके बीच का एंगल,
the angle between the two curve is said to be angle between tangent drawn at intersection point. इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसके बीच का आपको एंगल निकालना है, वही आपका एंगल बिटवीन द टू कर्व होगा। अगर आपको सिंपली दो कर्व गिवन है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, या आपने एज्यूम कर लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सिंपली ये x, y f ऑफ x, y बराबर 0 है, ये कर्व x, y बराबर 0 है। तो अल्फा कॉमा बीटा के लिए आपने दो इक्वेशन बनाई, एक तो पहले वाले कर्व में पुट करके अल्फा कॉमा बीटा बराबर 0, एक g ऑफ अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल द 0, ये सेकेंड इक्वेशन। ये वो दो इक्वेशंस हो गई आपकी, सबसे पहले ये वो दो इक्वेशंस हो गई हैं जिसपे अल्फा कॉमा बीटा दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए सेटिस्फाइड करेगा। नाउ द एंगल बिटवीन द कर्व निकालने के लिए आप सिंपली यहाँ पर इस पॉइंट पर डॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल और डॉन टेंजेंट्स के बीच का एंगल यानी कि उसके स्लोप चाहिए, तो आप सिंपली m1 की बात करते हो, m1 यानी कि f डैश ऑफ अल्फा, इसका डेरिवेटिव अल्फा कॉमा बीटा पर। m2 की बात करते हो, इज अ g डैश की वैल्यू अल्फा कॉमा बीटा पर। तो इस तरीके से आपको सिंपली m1 और m2 आ जाएगा, और एंगल बिटवीन द कर्व आप tan थीटा यानी कि m1 माइनस का m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस का m1 m2, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो थीटा आपका सिंपली यहाँ पर इज 90 डिग्री होगा। तो स्पेशल केस में फिर से m1 m2 की वैल्यू -1, तो ये आप मॉड लगा दिए हो, तो ये उन दो कर्व के बीच में हमेशा दो आंसर होंगे, एक थीटा तो एक पाई माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट निकालने के लिए आप इस तरीके से सिंपली प्रोसीड करते हो, जिसमें आप अल्फा कॉमा बीटा इज ये प्रोसीजर हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि यही रिलेशन में अल्फा बीटा एलिमिनेट इसी रिलेशन की हेल्प से डायरेक्टली हो जाता है। अल्फा और बीटा इंडिविजुअल निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है समटाइम्स, तो उस बात को हम देखेंगे। तो यहां से इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व निकालने का ये सिंपल सा यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यूज। तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यूज का ये जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें अपन सिंपली एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि एक कॉर्ड को एक पॉइंट पे क्या सपोज कर लेते हैं, टेंजेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम अप्रोक्सीमेशन विथ कहता है कि अप्रोक्सीमेट द वैल्यू विथ dy by dx या विथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको यहां पर इज 82 की होल पावर इज 3/4 कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड सभी को? आपको सबसे पहले ये इज एक इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। अब 82 की जगह पे या किसकी जगह पे कुछ ऐसा नंबर हो जाता है जिससे कि हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते, एक वो वैल्यू कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे अगर 81 होता तो ये 3 की पावर 4, तो 4 मर जाता, तो इसकी वैल्यू 27 हो जाती। तो ये बात सही है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 27 के आसपास होगी, है ना? तो इस वैल्यू को देखते हुए आपने सिंपली एक फंक्शन कंसीडर किया f ऑफ x, जिसमें हम इस एक इनपुट देंगे और आउटपुट के फॉर्म में ये वैल्यू आ जाए, और उसमें वेरिएबल एक ऐसी जगह रखेंगे जहां पर आपने वो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ओरली उसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बता दिया।
आपने 82 की जगह पे 81 लिया तो आपने बहुत आसानी से इसकी वैल्यू बता दी। सही है, तो 82 को ही आप x मान लिए और x की पावर 3/4, ये सिंपल आपका फंक्शन हो गया जिसको आपको लेकर इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना होगा। अंडरस्टैंड? और इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप सिंपली इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हो। इस एक पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो, सिंपली यहां पर 2 पॉइंट, एक पॉइंट आप 82 की पावर 3/4 ये ऑर्डर्ड पेयर, 81 की पावर 3/4 यानी कि 27, वो वैल्यू जिसकी पर आपको y कोऑर्डिनेट डायरेक्टली पता है, इस तरीके से। और अप्रोक्सीमेशन के नाम पर आप इस कॉर्ड को, अप्रोक्सीमेशन के नाम पर इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली कॉर्ड को इस ऑर्डर्ड पेयर पे जिस पे आपको वैल्यू पता है, उस ऑर्डर्ड पेयर पे आप इसको क्या कंसीडर कर रहे हो? सिंपली टेंजेंट। ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। अप्रोक्सीमेशन के लिए इस कॉर्ड को हम इतने पास पास मान रहे हैं कि अज्यूम दैट कि ये उस पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है। तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन का स्लोप और इस पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप को आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट करने के लिए क्या कर देते हो? इक्वल। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हो तो f डैश x निकालते हो, तो 3/4 x की पावर माइनस का 1/4 पॉइंट पुट करते हो, 81, 27, तो x की जगह पे 81, तो इज अ सिंपली इज अ 3 की पावर 4 यानी कि 1/3, तो 1/4, तो 1/4 आपका dy/dx आ गया और उसको आप इक्वेट करते हो 82 की पावर 3/4 माइनस का 27 होल डिवाइडेड बाई 82 माइनस 81, 82 माइनस 81 यानी कि 1, तो 0.25 इज अप्रोक्सीमेट विथ 82 की पावर 3/4 माइनस का 27 एंड 82 की पावर 3/4 इज अप्रोक्सीमेट 27.25। तो सिंपल सी बात होती है कि उस कॉर्ड को उस पॉइंट पे अपन क्या कंसीडर किए? टेंजेंट। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से?